हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड ऑल्सो आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम लोग एस्टेट 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, ऑलरेडी कल मैंने 91 से लेकर के 120 तक के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे कवर किए थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में। और आगे जो अब हम करने वाले हैं वो 121 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे। तो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है इसका पार्ट 1 वो जाके देख लीजिए, और फिर जिन्होंने देख लिया है वो प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अब तो शायद बच्चे जेन्युइनली व्यू भी नहीं कर रहे हो। आप देखो, देखते हो कि नहीं देखते हो ना, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये नहीं है कि हाँ बस आया और क्लिक किया, देखा थोड़ा सा और फिर भाग गए। नहीं, ऐसा नहीं है, मत करो ये चीज़ें। और शायद टेंटेटिव डेट जो भी है इसकी निकल के आ चुकी है स्टेट की, वो शायद 11 to 12 जन ऐसा बोला जा रहा है कि हाँ इसमें एग्ज़ाम हो जाएगा। तो क्यों लापरवाही करना भाई। और फिर यार मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो तुम मेरे लिए एफर्ट कर ही सकते हो ना। सिंपली करना कुछ नहीं है, लाइक का बटन प्रेस करना है और कमेंट आपको मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। कोई चीज़ गलत लग रही है, कोई चीज़ बुरी लग रही है ना, कोई चीज़ आपको नहीं भी पसंद आ रही है ना, तो भी प्लीज़ आप मुझे बताओ। ठीक है, क्योंकि देखो, जब तक अब इस जगह आप मेरे टीचर हो और मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, बिकॉज जब तक आप मुझे करेक्ट नहीं करोगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। तो फिर मैं कैसे इम्प्रूवमेंट लाऊंगी, आप खुद बताओ। ठीक है, इसीलिए देखो, एक तरीके से वन साइडेड कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर मुझे नहीं पता चलेगा। ठीक है, फिर मैं डेफिनेटली बंद कर दूंगी ऐसी सीरीज़ लाना, क्योंकि ये हम अभी कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद में फिर हम आरपीएससी देखेंगे। ठीक है, और बीपीएससी के भी ऑलरेडी पेपर्स वगैरह पड़े हैं, तो फिर ये भी सारे ऐसे ही सॉल्व करेंगे फटाफट। डीएसएसबी वगैरह फिर देखा जाएगा। आरपीएससी के भी मेरे पास 10 ईयर्स के पेपर्स हैं। आराम से देखो, पेपर तुम्हारे पास भी होगा, ऐसा नहीं है कि पेपर मैं बता रही हूँ तो मैं कुछ नया कर रही हूँ। बट हाँ, यहाँ पे अगर एक बार उसको डिस्कस कर लेते हो ना किसी के साथ में, तो वो चीज़ें ज़्यादा देर तक आपके माइंड में रिटेन रहती हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। इसीलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो, ईमानदारी से देखो। ठीक है, स्किप मत करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग से तो मैं एंटरटेनमेंट यार इसमें ऐड नहीं कर सकती हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी इन्फॉर्मेशंस में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। और बस यही कहना चाहूँगी कि हाँ, देखो, उसको प्रॉपरली देखो, ईमानदारी से देखो, और अपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो मैं कुछ बोल ही नहीं रही, सिर्फ लाइक करो और कमेंट करो, इतना तो कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लाइंग मैमल। इसमें से कौन सा है जो फ्लाइंग मैमल नहीं है? अब देखो, ये नाम ही जो है वो अपने आप में बहुत वो है। अगर आपने फ्लाइंग मैमल्स को अगर आपने जब तक डिटेल में नहीं पढ़ा है ना, तब तक आपको खुद भी नहीं पता चल रहा होगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर डिटेल में आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर यहाँ पे हम चारों चीज़ें जो थी वो मुझे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहले बात की जा रही है फ्लाइंग मैमल। फ्लाइंग मैमल में आपको पता है बैट वगैरह आते हैं। ठीक है, बैट में भी देखो यहाँ पे अगर आपको इनके ठीक ठाक जोलॉजिकल नेम्स मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे देखो जो ऑप्शंस मेंशन है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एरिनेशियस। एरिनेशियस जो है वो क्या है? एक जीनस है किसका? हेजहॉग फैमिली का, यानी कि फैमिली इसकी जो है वो एरिनासिडी है। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे तरीके के वो पाए जाते हैं, और ये मिडल ईस्ट वगैरह में यूरोप में है। तो ये क्या है? ये एक तरीके का जो आंसर है यहाँ पे वो यही है। ठीक है, एरिनेशियस यही क्या है? फ्लाइंग मैमल नहीं है। बाकी जो हमारे पास ऑप्शन निकल के आता है राइनोलोपस, साइनोप्टेरस और डेमोडस, ये तीन के तीनों क्या हैं? यही क्या है? हमारे फ्लाइंग मैमल हैं। अब फ्लाइंग मैमल है तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग एटलीस्ट इनका नाम और वो सब तो जान ही लेते हैं। तो देखो, जो राइनोलोपस है उसका पूरा नाम है राइनोलोपस हिप्पोसिड्रस, इसका जीनस के साथ स्पीशीज भी मैंने ऐड कर दी है। और इसको कॉमनली किस नाम से जानते हैं? हॉर्सशू बैट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राइनोलोफिडी इसकी फैमिली है। उसके बाद में जो साइनोप्टेरिक्स है, इसका साइनोप्टेरिक्स में आता है साइनोप्टेरिक्स स्फिनेक्स, ये जीनस और ये इसकी स्पीशीज हो गई। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉमनली ग्रेटर शॉर्ट नोज्ड फ्रूट बैट के नाम से ये जाना जाता है। उसके बाद में आता है फोर्थ वाला जो कि क्या है? डेमोडस रोटंडस। ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉमन वेम्पायर बैट। वेम्पायर क्या है? ये ब्लड कंज्यूमिंग बैट होते हैं जो कि न्यू वर्ल्ड ऑफ लीफ या नोज्ड बैट फैमिली से
मतलब वहाँ पे ये देखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इनके बारे में। बाकी फ्रूट बैट है तो यही साउथ और साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में ये वाले पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रूट बैट मतलब फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। बाकी राइनोलोपस जो हो गया ये, इसका मुंह मतलब कैसा है, ये हॉर्स शू बैट के नाम से मतलब जाना जाता है। बाकी बहुत डिटेल अगर आपको जानना है तो आप गूगल कर सकते हो। तो फाइनली हमारा जो यहाँ पे आंसर निकल के आता है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि ये क्या है, फ्लाइंग मैमल में नहीं आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 122 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट फॉर बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स के लिए एव्स जो फाइलम है अच्छे से पढ़ा हुआ है आप सभी ने, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चन है बर्ड्स से। अब सबसे फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि बर्ड्स है मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। मोनोफाइलेटिक ओरिजिन का मतलब होता है कि बर्ड्स जो है वो किससे इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो बर्ड्स इवॉल्व फ्रॉम एंड आर फाइलोजेनेटिकली रिकॉग्नाइज्ड एज मेंबर्स ऑफ द थीरोपोड डायनासोर जो थे वहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है, ठीक है, डायनासोर्स। तो मतलब ये बात तो सही है कि हाँ मोनोफाइलेटिक ओरिजिन है। मोनोफाइलेटिक ओरिजिन का मतलब ही ये चीज़ है, यानी कि द फर्स्ट नोन मेंबर इन द लेट जुरासिक आर्कियोप्टेरिक्स एंड आर रिप्रेजेंटेड एज 7 स्केलेटन्स एंड अ फेदर, ठीक है। तो इसका मतलब जो रिलेशन है वो किससे है, एवियन से है, ठीक है। एवियन रिलेटिव्स हो जाते हैं ये सारे। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि बर्ड्स फ्लाई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मूवमेंट। नहीं, ये डायरेक्ट मूवमेंट पे फ्लाई नहीं करते हैं। इनका जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है वो क्या है, एरोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। एरोडायनेमिक्स में 4 फोर्सेस ये लोग यूज़ करते हैं, लिफ्ट, ड्रैग, वेट और थर्स्ट, ठीक है। या फिर और अच्छे से अगर आपको जानना है तो अगर आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है ना, बर्नौलीज प्रिंसिपल, अगर आपने बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि क्या होता है इसमें। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द एयर स्पीड इंक्रीजेस, एयर प्रेशर डिक्रीजेस, बर्ड विंग आर डिजाइन टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्रिंसिपल बाय मेकिंग एयर ट्रेवल फास्टर ओवर टॉप सरफेस ऑफ द विंग्स। दिस क्रिएट लोअर एयर प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ द विंग विच अलाउज द हायर एयर प्रेशर फ्रॉम बिलो टू पुश द बर्ड्स अप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन है ईयर्स ऑफ बर्ड्स हैव कॉक्लिया विद ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो ये भी मतलब जो थर्ड ऑप्शन है ये भी क्या है, सही है, क्योंकि बर्ड्स के पास भी क्या होता है, कॉक्लिया विद ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कॉल्ड द बेसिलर पेपिला, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बेसिलर पेपिला के नाम से ये जाना जाता है। दैट इज़ फंक्शनली इक्विवेलेंट टू द मेमेलियन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी फोर्थ ऑप्शन है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय माइग्रेटरी बर्ड इज़ 90,000 किलोमीटर्स। तो ये सारी चीज़ें सही हैं। तो हमारा आंसर जो है वो यहीं पे ऑप्शन नंबर सेकंड निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। क्वेश्चन कह रहा है कि हेसरडेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ। न्यू ब्रीड किसकी है, शीप की है। डेवलप फ्रॉम किससे किससे बनी है, तो इसका डायरेक्ट आंसर है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्लास 12th वाली। डेवलप फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ बीकानेरी ईव्स और मरीनो रैमस, ठीक है, इससे ये क्रॉस करवाया गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसमें भी देखो ये है कि मरीनो रैम्स जो है वो क्या है, मेल है, और बीकानेरी ईव जो है वो फीमेल है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन मरीनो रैम मेल शिप है और दूसरी जो बीकानेरी ईव है ये क्या है, फीमेल शिप है, ठीक है। तो बस ये चीज़ें हैं। 24 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो ये क्वेश्चन तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके जितने भी हैं, ठीक है, मतलब क्या थे देखो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, सबसे पहले क्या आता है, ड्रायोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, फिर उसके बाद में तो ये इतने सारे थे, मतलब ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, निएंडरथल और होमो सेपियंस। मतलब ये ऑर्डर में भी आगे पीछे हो सकता है, आप इसको देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो इनकी ब्रेन की कैपेसिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा जो थी वो मतलब कि यहाँ पे निएंडरथल मैन की ही थी, ठीक है। तो ये जो था यही शायद मतलब 1600 के आसपास में था, 1600 सीसी। बाकी होमोसेपियंस की जो आ जाती है वो वही 1400 आ जाती है, ठीक है, 1400 सीसी।
तो मतलब एक तरीके से यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है वो ठीक दिया हुआ है। होमो हैबिलिस का 600 है, निएंडरथल का वही 1400 से 1600 तक था। होमो सेपियंस का मतलब कि होमो सेपियंस में भी दो आ जाते हैं, होमो सेपियंस प्लेस्टोसीन, होमो सेपियंस कंटेम्पोरेरी। तो जो प्लेस्टोसीन थे वो वही 1499 यानी कि 1500 के आसपास थे, और होमो सेपियंस कंटेम्पोरेरी जो थे वो 1330 के यानी कि 1400 के आसपास थे। बाकी ऑस्ट्रेलोपिथेकस का सबसे कम था, सबसे कम इसी का था, ये 450 से 500 के बीच में था। होमो हैबिलिस का 600 के आसपास था। तो कहने का मतलब है ओवरऑल कि यहाँ पे जितनी स्टेटमेंट्स दी हैं वो सब सही हैं। बाकी इसमें हमेशा थोड़ा थोड़ा वो रहता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, पूछ रहा है कि विच वन ऑफ दीज डज नॉट हैव साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट सबसे पहले तो याद करो कि कहाँ कहाँ पे होता है और इसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं, ठीक है। मतलब क्या है, वहाँ पे कैविटी होगी, साइनोवियल फ्लूइड भरा होगा, जिसकी वजह से क्या है, दोनों बोन्स जो है वो इजीली मूव कर सकती हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें इनमें से वो फाइंड करना है जो साइनोवियल जॉइंट नहीं है। तो इस आंसर देखने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में साइनोवियल जॉइंट्स कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है मतलब बोन का, कि आपको पता चले सबसे पहले साइनोवियल जॉइंट कहाँ पे होता है। तो जैसे ये क्या है, घुटने का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी नॉर्मल बोन हो जाती है दोनों ऊपर नीचे, फिर उसके बाद में ये कैविटी आती है, ठीक है। जॉइंट कैविटी कंटेनिंग साइनोवियल फ्लूइड, जिसमें ये साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है मतलब घुटने में। ये आर्टिकुलर कैप्सूल होता है, आर्टिकुलर ये कार्टिलेज होता है, ये दोनों कार्टिलेज होते हैं, ये साइड में कैप्सूल होता है, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये नी का एग्जाम्पल है। बाकी हम लोग बॉडी में और देखते हैं कहाँ कहाँ पे होती हैं। तो ये है इमेज, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो। जैसे सबसे पहले हम मतलब हेड टू टो की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहले हमारा पीवट जॉइंट आता है बिटवीन C1 एंड C2। C1 C2 वर्टिब्री के बीच में होता है ये, तो पीवट जॉइंट है पहला साइनोवियल जॉइंट। उसके बाद में हिंज जॉइंट आ जाता है, ठीक है। ये वाला कहाँ पे है, हमारी एल्बो में, ठीक है। हिंज जॉइंट हो गया एल्बो में, ये भी साइनोवियल जॉइंट है। उसके बाद में थर्ड वाला जो आता है वो क्या है, हमारा सैडल जॉइंट है, जो कि कहाँ पे है, हमारे बिटवीन द ट्रेपीजियम कार्पल बोन एंड फर्स्ट मेटाकार्पल बोन के बीच में पाया जाता है। उसके बाद में फोर्थ वाला जो है वो है प्लेन जॉइंट, यानी कि बिटवीन टार्सल बोन्स, टार्सल बोन्स में भी ये पाया जाता है। देन नेक्स्ट है कॉन्डिलॉइड जॉइंट, जैसे मैं बोल रही हूँ ना वैसे साथ साथ में आप लोग लिख लो आराम से। कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो है वो बिटवीन रेडियस एंड कार्पल बोन्स ऑफ द रिस्ट, ठीक है। ये लोकेशन यहाँ पे दिखा रखी है, ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी कि हिप जॉइंट जो है, यहाँ पर भी क्या हमें देखने को मिल रहा है, मतलब साइनोवियल जॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब इतने सारे जो हैं ये एग्जांपल्स हैं किसके, साइनोवियल जॉइंट के। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर, वहाँ नहीं समझ में है तो ये देख लो, पीवट हो गया, ग्लाइडिंग, हिंज, सैडल, कॉन्डिलॉइड और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गए। तो आपने मतलब देख लिया इमेज की हेल्प से कि साइनोवियल जॉइंट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं। बॉल एंड सॉकेट हो गया, पिवट जॉइंट हो गया, हिंज जॉइंट हो गया। वर्टिब्री वाला जो ऑप्शन है ये मतलब ठीक तरीके से यहाँ पे नहीं, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे है, लेकिन अब ऑप्शन में या फिर इन लोगों ने जो माना है वो बेसिकली इसी को माना है, क्योंकि सारी जगह पे मतलब वो नहीं है। साइनोवियल जॉइंट्स आर फ्लेक्सिबल, मूवेबल एंड कैन स्लाइड ओवर वन अनदर एंड रोटेट। दे आर फाउंड इन द शोल्डर, नेक, नी, रिस्ट जॉइंट्स, मतलब इन सब जगहों पे पाए जाते हैं। इसको कार्टिलेज ना लिख करके वर्टिब्री की जगह पे अगर ये यहाँ पे ये लिखा होता ना पीवट जॉइंट, तब तो मतलब सही था। ये चीज़ जो है ये वर्टिब्री की जगह पे यहाँ पे पीवट जॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड मैंने पहले ही बताया था कि TTP से याद रख लो। क्या क्या हो जाएगा, टायरोसिन हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलानिन। वैलिन जो है ये नहीं है, ये किस में आ जाता है, ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड में आ जाता है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, क्वेश्चन कह रहा है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉज ड्यू टू प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन म्यूटेशन की वजह से इसमें से कौन सा है जो मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लियोट्रॉपिक जीन्स होते क्या हैं, या प्लियोट्रॉपी है क्या। तो जब वन जीन मतलब सिंगल जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
मोर देन वन कैरेक्टर, तो वो क्या कहलाता है, वो प्लियोट्रॉपी कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपी बोलेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो प्लियोट्रॉपिक जीन म्यूटेशन में क्या है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल फिनोकॉपीज देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए। जैसे सबसे पहले तो इन पी प्लांट पाइजम सटाइवम में क्या है, जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उस पर क्या है, एक जीन है ऐसा है जो फ्लावर कलर और सीड कोड कलर दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल ये हो जाता है। दूसरा है जीन फॉर सिक्कल सेल एनीमिया। सिक्कल सेल एनीमिया का जीन भी जो है HbA जो है उसमें जब मतलब चेंज हो जाता है तो वो चेंज इन शेप ऑफ हीमोग्लोबिन जो HbS बन जाएगा। मैंने बताया भी था आपको पिछली क्लासेस में HbA HbS, तो ये जो HbS हो जाता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ये दोनों काम करता है। चेंज इन शेप ऑफ हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन का शेप भी चेंज कर दे रहा है, और साथ ही साथ शेप ऑफ HB, और साथ ही साथ शेप ऑफ RBC की शेप को भी क्या कर रहा था, ये चेंज कर रहा था। ठीक है, तो एक ही जीन जो है वो दो काम कर रहा है। उसी तरीके से क्रोमोसोम नंबर 1 पे फ्लावर कलर और सीड कोड कलर, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये, नेक्स्ट टाइम पता चले ऐसे ही पूछ ले और फिर तुम ढूंढते रह जाओगे। थर्ड वाला जो है वो है एग्जाम जीन फॉर फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा था कि फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की वजह से ये डिसऑर्डर हो जा रहा था। और चौथा ऑप्शन जो है इसमें है जीन फॉर स्टार्च ग्रेन साइज इन पी, मतलब कि पी में वैसे देखो क्या हो रहा था कि बी जो है वो किसके लिए था, लार्ज ग्रेन साइज के लिए। सीड शेप कैसा था, राउंड था। फिर बी हो जाएगा तो इंटरमीडिएट यहाँ पे आ जा रहा था, और ये शेप कैसी थी, राउंड थी। लेकिन जब स्मॉल बी आ रहा था तो यहाँ पे क्या आ रहा था, ये स्मॉल स्टार्च हो रहा था, और सीड कैसा हो जा रहा था, रिंकल्ड हो जा रहा था। तो मतलब जीन बी ही जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे ये इंटरमीडिएट हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या था, जब कैपिटल बी था और कैपिटल बी तो ये क्या हो रहा था, राउंड हो जा रहा था, मतलब कि स्टार्च ब्रांचिंग जीन। ठीक है, इसको स्टार्च ब्रांचिंग जीन या स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम भी कहते हैं। मतलब जीन बी जो है वो क्या है, प्लियोट्रॉपिक जीन हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या क्या, स्टार्च ग्रेन साइज और दूसरा सीड शेप को भी ये क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज करवा रहा है। तो मतलब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, स्टार्च ग्रेन साइज इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, सीड शेप वाला कंप्लीट डोमिनेंस में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या है, फोर्थ ऑप्शन है, यानी कि फिनाइल कीटोनूरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। 128 क्वेश्चन कह रहा है कि द फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड्स फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस। ये जैसे सपोज करो ये क्या था, हमारा यूट्रस था। डायग्राम पे मत जाना, बस बना रहे हैं इतना देख लो। उसके बाद में ये क्या था, फिम्बरी, और यहाँ से ये क्या थे, ऐसे ओवरीज लगी हुई हैं। सेम स्ट्रक्चर इधर भी होगा। तो विच इज़ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट मतलब कि ये क्या है, हमारा ओविडक्ट है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले क्या आ जाएगा, इनफंडीबुलम। उसके बाद में ये एम्पुला रीजन है, और ये वाला क्या आ जाएगा, इस्थमस। इस्थमस मतलब एक तरीके से जंक्शन कहते हैं, जो किसको, फेलोपियन ट्यूब को। ये तीनों किस में आ जाएंगे, ये पोर्शन क्या कहलाता है, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को जो यूट्रस से जोड़ रहा है रीजन वो क्या है, इस्थमस है। इस्थमस का मतलब ही होता है जंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि इनका पाथ पूछ रहा है। तो इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, मतलब ऑप्शन 1 जो है ये क्या है, राइट आंसर है। बाकी एक बार इसको थोड़ा सा इमेज के थ्रू भी मैं बताना चाहती हूँ, आप एक बार देख लीजिए। जैसे देखो यहाँ पे है, आई थिंक क्लियर होगा ये लगी है हमारी ओवरी। ठीक है, ये हो गई ओवरी, और ये पूरा क्या हो गया, ये फेलोपियन ट्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो चीज़ें होती कैसे हैं, यहाँ पे ओवरी से क्या है, एग रिलीज हुआ, ओवुलेशन हुआ ना। ये क्या होता है, एक्चुअली सेकेंडरी oocyte एग नहीं होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे इधर से ऐसे स्पर्म आता है, और यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, इस रीजन में, एम्पुलरी रीजन में होता है। वैसे एम्पुलरी एस्थमस भी बोलते हैं, लेकिन मतलब ज़्यादा अप्रोप्रिएट तो
बुक्स जो लिखती हैं वो एम्पुलरी स्थमस रीजन, मतलब इसी रीजन में कहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है किताबों के हिसाब से। बाकी इस फिगर में यहाँ पे शो कर रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ से क्या होता है, जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट फिर कैसा, यहाँ पे फिर उसके बाद डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, मतलब फिर यहाँ पे स्टेसेस बनने लगती है ना, मोरूला ब्लास्टूला। तो ये देखो 1 से 2 सेल्ड, फिर 4 सेल्ड, फिर 8 सेल्ड, और उसके बाद में कम्प्लीटली अनकॉम्पैक्ट रहता है, फिर 8 से 16 वगैरह होकर के फिर यहाँ पे इस तरीके से मतलब दिखाया गया है, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो ये कुछ चीज़ें थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 129। क्वेश्चन कह रहा है मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक्स। तो ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म होते कितने तरीके के होते हैं। तो वो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो दे रखा है यही मोनोस्पोरिक हो जाएगा, फिर उसके बाद में बाइस्पोरिक आता है, और लास्ट थर्ड वाला जो है वो क्या होता है, टेट्रास्पोरिक। लेकिन इनमें जो सबसे कॉमन होता है ना वो यही होता है मोनोस्पोरिक, क्योंकि 80% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में जो है वो क्या देखने को मिल रहा है, हमें मोनोस्पोरिक टाइप ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस मतलब क्वेश्चन जो ऑप्शंस दिए हैं वो है एलियम, फ्रिटिलेरिया, प्लम्बैगो और पॉलीगोनम। तो थोड़ा सा इसको हम डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है, आप ही लोगों का फ़ायदा है कि कौन किस में आता है। अब ऐसा तो है नहीं सारे मोनोस्पोरिक के एग्जाम्पल हैं, ये सारे बाइस्पोरिक के हैं, तो इनको एक एक करके हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये मैंने इसके यहाँ पे एग्जाम्पल से मतलब लिख लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो देखो सबसे पहले जो आ रहा था हमारा मोनोस्पोरिक में 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पॉलीगोनम, दूसरा होता है इनोथेरा। तो हमारा आंसर जो है मोनोस्पोरिक का वो पॉलीगोनम, मतलब क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। जिन्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए वो रुको, बाकी अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। तो देखो पॉलीगोनम जो है, पॉलीगोनम में क्या है कि एम्ब्रियो सेक डेवलप फ्रॉम ओनली 1 मेगास्पोर, मतलब ये देखो इस तरीके से 4 होते हैं ना, 4 बनते हैं। तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही मेगास्पोर से बनेगा। और जो एक होता है चलाजल एंड, दूसरा कौन सा होता है, माइक्रोपाइलर एंड होता है। तो यहाँ पे जो चलाजल एंड वाले हैं वो 3 के तीनों क्या करते हैं, मतलब चलाजल एंड वाले से ही ये बनता है। माइक्रोपाइलर एंड वाले जो हैं ये 3 के तीनों मतलब इधर के, यहाँ पे ये लिखता नहीं है, ये तीनों डिजनरेट हो जाएंगे। सिर्फ जो चलाजल एंड वाला है इसी से क्या होता है, आगे फर्दर प्रोसेसिंग होती है और क्या बनता है फाइनली जा करके जो एम्ब्रियो सैक बनता था वो क्या था, यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, और यहाँ पे बीच में एक एग, बगल में 2 सिनर्जिड और साथ में 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ये कंडीशन बनती है पॉलीगोनम में, मतलब कि डेवलप फ्रॉम मोनो, जैसे मोनो बोल रहा है ना, मोनो मतलब सिंगल, ओनली फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर, ठीक है, पार्टिसिपेट इन एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन में। अरे लिखने दे भाई, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन के लिए हो जाएगा। इनोथेरा में देखो क्या होता है, इसमें जो है वो किधर से चलाजल एंड वाला बनाएगा, और यहाँ पे कौन बनाता है, माइक्रोपाइलर एंड वाला बनाता है। बस ये चीज़ ध्यान रखना, माइक्रोपाइलर एंड वाला बना रहा है मतलब चलाजल एंड वाले तीनों डिजनरेट हो जाएंगे। लेकिन इनोथेरा की एक स्पेशल फीचर है, इसको आप मतलब इसको नोट कर लीजिए, और ये कई बार पूछा भी जाता है कि जो इनोथेरा का जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। यहाँ पर 1 मियोसिस 2 माइटोसिस ही होते हैं। बाकी जनरली देख इसमें पॉलीगोनम में ये भी चीज़ लिख लो, यहाँ पे होता है 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 1 मियोसिस के साथ में 2 ही माइटोसिस होता है। और यहाँ पे बनता क्या है, 4 सेल्ड 4 न्यूक्लिएट, मतलब सेंट्रल सेल होता है। ये देखो मैं बना के बता रही हूँ, इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये सेंट्रल सेल हो जाएगा, ये सेंट्रल से ये पोलर न्यूक्लियाई हो जाएगा यहाँ पर, और ये एग, और इसके साथ में ये एंटीपोडल्स, मतलब यहाँ पे एग के साथ में सिनर्जिड हो जाएगा, मतलब एंटीपोडल्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल फीचर है इनोथेरा का, याद रखिएगा। अगर कभी आता है क्वेश्चन कि एंटीपोडल सेल्स जो है वो कौन किस तरीके के एम्ब्रियो सैक में एब्सेंट है, तो आपका आंसर क्या होगा, इनोथेरा टाइप में वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और ये किस में देखने को मिला था, इवनिंग प्राइमरोज में, ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी खोजी गई थी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका इनोथेरा का एंडोस्पर्म कैसा हो जाएगा, एंडोस्पर्म इसका डिप्लॉयड होगा, ठीक है। बाकी 1 मियोसिस 2 माइटोसिस हो जाएगा। बाइस्पोरिक की बात करते हैं तो बाइस्पोरिक के एग्जांपल्स में आ जाएगा एलियम और एंडाइमियन, ठीक है। एलियम में
वही 2 मेगास्पोर से, मतलब 2 मेगास्पोर पार्टिसिपेट करेंगे एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन में। इसमें भी एलियम वाला जो है ये चलाज़ल एंड से बनेगा और ये जो है ये माइक्रोपाइलर एंड से बनता है। उसके बाद में जो टेट्रास्पोरिक है, मतलब नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे कितने पार्टिसिपेट करेंगे, 4। ठीक है, 4 पार्टिसिपेट करेंगे और 4 ही टाइप्स भी हैं इसमें, एडोक्सा, प्लम्बैगो, प्लम्बैजिला और फ्रिटिलेरिया। बाकी डिटेल में अगर आपको ज़रूरत होगी तो बताइएगा, मैं कभी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। और बाकी टेट्रास्पोरिक वाले में सिर्फ एक ही मियोसिस होती है, एक मियोसिस और एक माइटोसिस ही होता है। ठीक है, इसमें 4 आ जाते हैं, ए, पी, पी, एफ। ठीक है, ये हो जाएंगे। बाइस्पोरिक में एलियम और एंडाइमियम आ जाएगा, मोनोस्पोरिक में पोलिगोनम और इनोथेरा आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नास्टिक मूवमेंट। तो यहाँ पे देखो नास्टिक मूवमेंट किस में हमें देखने को मिल रहा था, टच मी नॉट प्लांट में देखने को मिल रहा था ना। तो वहाँ पे सिस्मोनास्टी, थिग्मोनास्टी, निक्टिनास्टी, ये तीनों जो है ये सही है। बट ये फाइटोनास्टी है, इसी को हम लोग कई बार फोटोनास्टी भी लिखा जाता है। तो ये फोटोनास्टी जो होता है ये किससे रिलेटेड होता है, ये इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट। ठीक है, तो यहीं पे जो आंसर जो निकल के आता है वो क्या है, यही फर्स्ट ऑप्शन होगा। बाकी कभी अगर आपसे मतलब फोटोनास्टी के एग्जांपल्स वगैरह पूछता है तो फोटोनास्टी इन अ प्लांट ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है इन रिस्पॉन्स टू लाइट। मतलब कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर पेटल्स, जैसे कि डेंडिलियन फ्लावर्स हो गए, मून फ्लावर हो गया और सेस्टरम नॉक्टर्नम। ठीक है, रात की रानी, ऑक्जेलिस ट्रायंगुलरिस, ये सारे किसके इसमें आ जाएंगे, मतलब कि फोटोनास्टी के एग्जांपल्स में आ जाएंगे। बाकी थर्मोनास्टी, निक्टिनास्टी, ये सब तो देखो निक्टिनास्टी में क्या है, द ड्रॉपिंग ऑफ लीफलेट एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स लाइक हिबिस्कस, ट्यूलिप्स, पॉपीज, ये सारे उसमें आ जाएंगे, मतलब इवनिंग में, अकर्स इन द इवनिंग। थिग्मोनास्टी क्या है, नास्टिक मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच, मतलब टच वाले जो हैं वो क्या आ जाएंगे, थिग्मोनास्टी में आ जाएंगे। निक्टिनास्टी जो है वो मतलब कि इन द इवनिंग, शाम के टाइम में ड्रॉपिंग ऑफ लीफलेट्स एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आ जाता है। बाकी सिस्मोनास्टी भी नोट वाला माइमोसा पुडिका हो जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक टर्म मे बी सब्सटीट्यूटेड फॉर एनी द अदर्स। मतलब इसमें देखो ऑर्डर एक पर्टिकुलर उसके लिए होता है, स्पीशीज होता है, क्लास होता है, लेकिन टेक्सॉन नहीं है। टेक्सॉन क्या है, मतलब किसी भी रैंक को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सॉन बोलते हैं। तो ये चीज़ नहीं होगी, मतलब यही जो है हमारा क्या है, राइट आंसर। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 132 में पूछ रहे हैं कि एपिजियल जर्मिनेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, मतलब एपिजियल जर्मिनेशन जो है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे 4 एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एपिजियल और एक टर्म होता है हाइपोजियल। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, बाकी इनके एग्जाम्पल्स जो हैं उसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम कन्फ्यूज़न होती ही होती है। तो एपिजियल जर्मिनेशन का मतलब होता है कि इन दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन कोटिलीडन ऑफ द सीड्स, जो कोटिलीडन है सीड्स का, आर पुश्ड अबव द सॉइल ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ द हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल की वजह से जो कोटिलीडन है वो बाहर को आ जाते हैं। एपी मतलब क्या होता है, वैसे भी एंशियंट ग्रीक वर्ड से मिलके बना है एपी। एपी मतलब होता है ऑन, जीई, जीई का मतलब होता है अर्थ या ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर निकल आना, किसका, कोटिलीडन्स का। तो वो एपिजियल में आ जाएगा, जैसे बीन, टोमेटो, पंपकिन वगैरह। बाकी इसमें एक एक्सेप्शन जो है वो कैस्टर भी आ जाता है। फिर हाइपोजियल की जब बात करते हैं तो हाइपोजियल जर्मिनेशन जो है उसमें क्या होता है कि द कोटिलीडन ऑफ द सीड रिमेन्स बिलो द सॉइल, मतलब जो कोटिलीडन है वो मिट्टी के नीचे ही रह जाते हैं, बिलो द सॉइल, एज द एपिकोटाइल इलोंगेट्स पुशिंग द प्लूम्यूल आउट ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। बाकी एग्जांपल्स की अगर बात की जाए तो जो हाइपोजियल में आ जाता है वो होता है पी, मैंगो, ग्राउंडनट वगैरह, ये सारे इसमें आ जाएंगे। और बाकी हाँ, इतना सफिशिएंट है, 3-4 एग्जांपल्स। बाकी आप और भी देखना अगर मिलते हैं, मतलब इसको अच्छे से पढ़ लेना और इसके एग्जांपल्स को नोट कर लेना। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये भी ऐड कर लो, अनियन हो गया, कॉटन वगैरह, ये एपिजियल में आ जाएंगे। बाकी हाइपोजियल में देखो पी हो गया, मैंगो हो गया, ग्राउंडनट हो जाएगा, मेज, सनफ्लावर वगैरह, ये सब किस में आ जाते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन में।
इन दोनों को सेपरेट सेपरेट लिख लीजिए और फिर उसके बाद उसको एक दो बार रिवाइज करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133 पूछ रहा है, कह रहा है कि टैक पॉलीमरेज, ठीक है, टैक पॉलीमरेज का मतलब क्या है यहाँ पे, टैक नाम से देखो इसमें दो चीज़ें हैं, टी फॉर थर्मस, THERMUS थर्मस, और AQ फॉर एक्वेटिकस। तो थर्मस एक्वेटिकस जो बैक्टीरिया है वो कहाँ से ऑब्टेन किया गया था, तो मतलब ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे तो सर्वाइव करते हैं, तो ये क्या है, एक आर्किया है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नोन एज द मॉलिक्यूलर सीजर। तो मॉलिक्यूलर सीजर यहाँ पे कौन है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन बायोजियो केमिकल साइकिल, ठीक है, आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे ये देखो स्टेप्स जो दे रखे हैं ये किसके हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है, NCERT का ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मतलब हर स्टेप को आपको ध्यान से रीड आउट करना है, उसके बाद में हर स्टेप पे कौन से एंजाइम्स लग रहे हैं वो हमें यहाँ पे दिए हैं ऑप्शंस ABCD की फॉर्म में। तो सबसे पहले एक बार हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में ऑप्शंस पे आते हैं। तो ये देखो मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो स्टेप्स हैं वो मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए लिखे हैं, ठीक है, इसको ध्यान से देख लो। और ये क्वेश्चन कई बार मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। बाकी साइकिल जिन बच्चों ने पढ़ी है उन्होंने तो आंसर फाइंड आउट भी कर लिया होगा। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज 2 नाइट्रोजन एटम्स ज्वाइन टुगेदर बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये देखो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कन्वर्जन ये क्या है, नाइट्रोजन तो है, नाइट्रोजन का कन्वर्जन होना किसमें, अमोनिया में, ये क्या कहलाता है, अमोनिया में चेंज होना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, ठीक है। इसके लिए इन नेचर लाइटनिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NO2 N2O। इस तरीके से मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये प्रोसेस यहाँ पे स्टेप्स पे मतलब यहाँ पे एंजाइम्स या मतलब कोई तो होगा जो इसको चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, राइजोबियम हो जाएगा, नॉस्टॉक वगैरह, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अमोनिया बन गया, अब अमोनिया का क्या करवाना है, अमोनिया से हमें नाइट्रेट बनाना है। तो यहाँ पे इस जगह हमें कौन से एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, तो एंजाइम्स के नाम मैं मतलब लिख रही हूँ अलग पेन से। तो अमोनिया से जब नाइट्रेट में चेंज होता है तो यहाँ पे 2 एंजाइम यूज़ होते हैं, एक है नाइट्रोसोमोनास और दूसरा है नाइट्रोसोकॉकस, ठीक है। ये दोनों एंजाइम्स जो हैं वो यहाँ पे मतलब दोनों जो बैक्टीरिया हैं वो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, किसको, अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज करने के लिए। उसके बाद में जब ये नाइट्रेट बन गया है तो नाइट्रेट को फिर किस में, नाइट्राइट में चेंज करना है, क्योंकि प्लांट्स जो है ना मोस्टली अपटेक बाय प्लांट्स इन दिस फॉर्म, ठीक है, इस फॉर्म में जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन चेंज कर रहा है यहाँ पर, तो इसको लिख लो नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया जो है वो क्या कर रहा है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज कर रहा है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, नाइट्रीफिकेशन, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहला रहा है, नाइट्रीफिकेशन कहलाता है। अब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है ये कैसे हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये हैं केमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, केमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब जो नाइट्रेट बन गया, इस नाइट्रेट को क्या है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि उसी फॉर्म में पड़ा रहेगा, यूज़ हुआ बाकी जो बच रहा है नाइट्रेट उसको फिर से फर्दर नाइट्रोजन गैस में चेंज कर दिया जाता है। इट रिड्यूस टू अमोनिया दैट फाइनली फॉर्म्स अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल इज ऑल्सो रिड्यूस टू नाइट्रोजन। अब इसको भी किसमें रिड्यूस कर दे रहे हैं, यहाँ पे भी रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, रिड्यूस किया जा रहा है किसमें, नाइट्रोजन में फिर से चेंज करते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनाइट्रीफिकेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रीफिकेशन। और जो बैक्टीरिया यूज़ होते हैं इसमें, इनको बोलते हैं डीनाइट्रीफिकेंस, ठीक है, डीनाइट्रीफिकेंस यूज़ किए जाते हैं। और बैक्टीरिया के नाम में आप यहाँ पे नोट कर लीजिए,
हालांकि यहीं पे लिखना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, जो कि कौन से हैं दोनों, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे राइजोबियम या नॉस्टॉक यूज़ हुआ, फिर नाइट्रोजोमोनास या नाइट्रोकोकस यूज़ हुआ अमोनिया से नाइट्राइट जब बना था। अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोजोमोनास या नाइट्रोकोकस। फिर नाइट्राइट फर्दर किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, फर्दर नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज किया, तब नाइट्रोबैक्टर लगा। फिर नाइट्राइट को किस में चेंज किया गया, नाइट्रोजन में, फर्दर रिड्यूस करके नाइट्रोजन बना दिया। यहाँ पे ये प्रोसेस डिनाइट्रिफिकेशन, और यहाँ नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। डिनाइट्रिफिकेंस कौन से थे, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो पूछना कमेंट सेक्शन में, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ में, देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है। अब तो शायद याद ही हो गया होगा सबको। तो यहाँ देखो, ये क्या था, नाइट्राइट, नाइट्राइट टू नाइट्रेट। तो ये यहाँ पे कौन सा वाला यूज़ हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे यूज़ हो रहा है, दिस इज नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, सबसे पहले हो गया नाइट्रोबैक्टर, उसके बाद में नाइट्रोजन से अमोनिया, यहाँ पर राइजोबियम या यहाँ पे इन्होंने नॉस्टॉक दिया है, तो हम लोग यहाँ पे नॉस्टॉक लिख सकते हैं, नॉस्टॉक हो जाएगा। उसके बाद में अमोनिया को किस में चेंज कर रहे हैं, नाइट्राइट में चेंज कर रहे हैं, यानी कि सो वाले जो थे, नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोसोकोकस, ये दोनों हो जाएंगे। और नाइट्रेट को फिर नाइट्रोजन में कौन चेंज कर रहा था, तो जो हमारे डिनाइट्रिफिकेंस थे ना, यानी कि स्यूडोमोनास हो जाएगा यहाँ पे, और दूसरा क्या था, थायोबैसिलस। ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया आ जाएंगे। तो अब हम अपना आंसर निकाल सकते हैं ना इजीली। देखो, सबसे पहले नाइट्रोबैक्टर चाहिए, तो बाकी तीन ऑप्शंस तो है ही नहीं, चौथे में ही नाइट्रोबैक्टर दिया है। फिर क्या था, नॉस्टॉक हो गया, फिर नाइट्रोजोमोनास या नाइट्रोकोकस, और उसके बाद में स्यूडोमोनास। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। बाकी जिस बच्चे ने अच्छे से इस चीज़ को पढ़ा होगा ना पहले से, उसको एग्जाम में टाइम नहीं लगा होगा। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते रहिए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ दीज रिब्स आर नोन एज वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। तो यहाँ पे देखो, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, सबसे पहले तो वो रिब्स होती हैं, दीज रिब्स आर नॉट डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम। ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच ना हो करके, मतलब वेंट्रल साइड में आगे की तरफ में ये किससे जुड़ी होती हैं, जो सेवंथ रिब होती है, सेवंथ रिब, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वीं रिब से ही ये लगी होती हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कौन सी होती हैं, 8 9 और 10, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रो, क्योंकि पीछे वर्टिब्री से लगी हुई हैं और आगे इससे, मतलब इससे लगी होती हैं, और इससे भी किससे लगी होती हैं, यहाँ पे एक कार्टिलेज होता है जिसका नाम होता है हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, ये हाइलाइन कार्टिलेज से इसके साथ में अटैच होती हैं, हाइलाइन कार्टिलेज, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स हो जाएंगी। तो फर्स्ट 7 पेयर्स जो है, ये फर्स्ट 7 वाली ये क्या हो जाती हैं, ट्रू रिब्स हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि ये पीछे मतलब क्या है, मतलब डायरेक्टली कोस्टल कार्टिलेज अटैच डायरेक्टली टू द स्टर्नम, ये यहाँ पे किससे, स्टर्नम से लगी होती हैं, तो ये ट्रू रिब्स हो गई। 1 to 7 वाली जो है ये क्या है, ट्रू रिब्स हैं। और 8 9 10 जो है ये किससे अटैच होती हैं, सेवंथ रिब। ठीक है, सेवंथ रिब से, और किसके साथ, हाइलाइन कार्टिलेज के साथ में जुड़ी होती हैं, इसीलिए इनको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, या फिर हम और किस नाम से जानते हैं इनको, फॉल्स रिब के नाम से जानते हैं, फॉल्स रिब्स। तो यहाँ पे देखो, ये जो ट्रू रिब्स हैं इनको हम लोग वर्टिब्रो स्टर्नल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ मतलब इनके नाम और वाले भी याद रख लो, क्योंकि ये बच्चे नहीं रहे, फॉल्स रिब ट्रू रिब्स करके नहीं पूछता है एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखो ये चीज़। और 8 9 10 जो है ये फॉल्स रिब्स या वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स हो जाती हैं। बाकी 11 12 जो है ये फ्लोटिंग रिब्स हो जाती हैं। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो मतलब मुझे लगता है ज़रूरी है यार, इसीलिए मैं बताती हूँ। ठीक है, वरना आंसर बता के जाने में तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या था, मतलब पहला वाला ही था, ये चीज़ नोट कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ अ हेल्दी पर्सन का जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो कितना होता है। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन यानी कि एफ इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो GFR अपॉन RPF है। GFR हमारा कितना होता है 125 ml पर मिनट, या फिर इसी को अगर हम लोग लीटर में बात करें तो 180 लीटर पर डे भी होता है। ठीक है, ये डाटा भी याद रखिएगा। और जो RPF होता है वो क्या होता है रीनल प्लाज्मा फ्लो, ये कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 650। तो 125 अपॉन 650 ऑलमोस्ट कितना आ जाता है, ऑलमोस्ट 20% के आसपास। ये इसको 0.20 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आंसर जो है हमारा वो क्या निकल के आता है, सेकेंड ऑप्शन निकल के आता है। बाकी GFR और RPF देखो रीनल प्लाज्मा फ्लो है, यानी कि अमाउंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंटरिंग इन ऑल द नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ द किडनी पर मिनट। ठीक है, इसको भी निकालने का तरीका क्या है, अप्रोक्सीमेटली 55% ऑफ 1200 क्या होता है हमारा रीनल ब्लड फ्लो होता है। अमाउंट ऑफ ब्लड एंटरिंग इन ऑल द नेफ्रॉन्स, यानी कि 20 लाख नेफ्रॉन्स में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड एंटर करता है दोनों किडनी में। तो ये कितना होता है 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट। 1/5 कार्डियक आउटपुट कितना हो गया 1200 ml ब्लड हो गया। रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होता है ये 55% ऑफ 1200, तो 55% ऑफ 1200 निकल के आएगा ये 650 ml हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो GFR है ये अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर इन ऑल द नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ द किडनी, मतलब कितना फिल्टर हुआ। तो कितना फिल्टर होता है ये 125 ml पर मिनट, या फिर इसको हम लिख सकते हैं अगर डे में पूछता है तो 180 लीटर पर डे आ जाएगा इसका। और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है GFR अपॉन RPF। तो ये चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 कह रहे हैं विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द क्रेनियल मेनिंजेस, या इनको हम लोग और क्या बोलते हैं मेनिंग्स भी बोलते हैं कई बार, इन ह्यूमन ब्रेन फ्रॉम आउटर टू इनर। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है DAP। सबसे पहले होता है डायामीटर, फिर होता है एरेक्नॉइड और फिर होता है पायामीटर। एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन टाइम बहुत हो रहा है, ठीक है बताएंगे फिर कभी इसको। नेक्स्ट है 139 क्वेश्चन कह रहा है कि बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड ऑफ जीनोबायोटिक्स इज एसोसिएटेड विद द बैक्टीरिया। तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया जो है वो इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे दोनों सही हैं, स्यूडोमोनास डाइमिन्यूटा और फ्लेवोबैक्टीरियम, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 कह रहे हैं विच ऑफ दिस टेक्निक इज यूज्ड इन DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं। तो रिपीटेटिव DNA यूज होता है, पॉलीमॉर्फिज्म इन DNA भी होता है, PCR वगैरह, और वेरिएबल नंबर ऑफ VNTR भी होता है। तो यानी कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 141 क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ध्यान से रीड आउट करते हैं, फिर उसके बाद इसमें बताना क्या है, हमें इनकरेक्ट बताना है। तो इसमें देखो थोड़ा सा मतलब डिजीजेस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि फाइलेरियल वॉर्म इज अ ड्रेडेड पैरासाइट ऑफ ह्यूमन ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, तो ठीक है ये सही है। सिस्टिसर्कस डेवलप्स इन एडल्ट टेप वॉर्म इनसाइड द सेकेंडरी होस्ट बॉडी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट कह रहे हैं थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं स्पोरोजॉइट ऑफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट मैन थ्रू लीवर सेल्स फर्स्ट नहीं, लीवर सेल्स तो बाद में, सबसे पहले वो किसको इन्फेक्ट करता है RBC को इन्फेक्ट करता है। तो हमारा आंसर जो है वो थर्ड निकल के आता है। बाकी फोर्थ है बेड बग ट्रांसमिट प्लेग टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, तो उसको छोड़ो, हमारा आंसर जो है वो क्या है थर्ड ऑप्शन है। बाकी देखो यहाँ से एक लेवल क्लियर हो रहा होगा कि मतलब पहले बस इतना पूछता था ये डिजीज़ कौन कर रहा है, इसको कौन कर रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से थॉरली डीप नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142 विच वन ऑफ द क्रेनियल नर्व इज ग्लोसोफेरेंजियल इन मैमल। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए बेसिक्स की, क्रेनियल नर्व्स जो है वो कितनी होती हैं। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स की अगर बात करते हैं तो एन एमनियोड जो होते हैं, एन एमनियोड उसमें होती हैं 10 पेयर्स। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। और जो एमनियोड्स होते हैं जैसे कि रेप्टिलियंस, बर्ड्स और मैमल्स, इसमें हमें 12 पेयर्स देखने को मिलती हैं। अब बाकी इसमें जो 12 होती हैं उसको मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे शायद वो शॉर्ट वीडियो या ट्रिक उसमें मतलब पड़ा हुआ है शॉर्ट्स में, एक बार आप विजिट कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि 12 पेयर्स होती हैं जिसमें से 1, 2 और 8 ये कौन सी होती हैं, ये होती हैं हमारी सेंसरी
1 to 8 जो हैं वो क्या होती हैं, सेंसरी होती हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है 5, 7, 9 और 10, ये कैसी हो जाती हैं, मिक्स्ड हो जाती हैं। और उसके बाद जो बच गई वो सारी क्या हो जाती हैं, मतलब कि 3, 4, 6, 11 और 12 ये कैसी हो जाएंगी, मोटर हो जाती हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी इन सब के नाम जो हैं और वो सारी ट्रिक्स वगैरह मैंने ऑलरेडी बता रखा है। जैसे सबसे फर्स्ट नंबर पे है ऑल्फैक्टरी, जो कि स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड है ऑप्टिक, विजन के लिए। थर्ड ऑक्लोमेटर, आई मूवमेंट के लिए होती है। फोर्थ जो होती है ट्रॉक्लियर होती है, ये स्मॉलेस्ट और थिनेस्ट होती है। उसके बाद में फिफ्थ जो है वो ट्राइजेमिनल होती है, जो कि फेस सेंसेशन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये लार्जेस्ट होती है और इसमें 3 आ जाती हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर तीनों आती हैं। फिर सिक्स्थ वाली जो है वो एब्ड्यूसेंस होती है, जो कि आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेवन्थ वाली जो है वो फेशियल मूवमेंट और टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एट्थ वाली जो है वो ऑडिटरी या एकॉस्टिक हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और नाइन्थ वाली जो है वही होती है, क्या होती है हमारी, ग्लासोफेरेंजियल होती है। तो आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि ग्लासोफेरेंजियल का काम क्या है, थ्रॉट सेंसेशन वगैरह इन सब में आती है। बाकी 10th वाली जो होती है यही सबसे लॉन्गेस्ट होती है या लार्जेस्ट होती है, जिसको हम लोग वेगस नर्व बोलते हैं। वेगस का मतलब होता है घुमक्कड़, मतलब ये एब्डोमिनल ऑर्गन और मतलब सारी जगहों पे घूम घाम के आती है। फिर 11th है स्पाइनल होती है। और 12th वाली जो होती है वो हाइपोग्लोसल यानी कि नेक मूवमेंट में आती है। तो ये सारी हैं और बाकी इन पे डिटेल्स अगर चाहिए तो बताना, मैं समझा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 है, विच वन ऑफ दीज इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। तो सबको पता है क्या है ये, आइकॉर्निया क्रेसिपस। जीनस के साथ स्पीशीज भी दे दिया है ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। अब यहाँ पे देखो जेनेटिक कोड से है, ये सब क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इनको समझाने के लिए बहुत ठीक ठाक टाइम चाहिए। तो यहाँ पे नॉट बताना है कि जेनेटिक कोड में इसमें से कौन सा जो है वो नहीं होगा। तो ऑप्शन जो है 144 में ये देखो, अनएम्बिगुअस होता है, ठीक है। डिजनरेसी सही है, रीड इन कंटिन्यूअस फैशन भी सही है, ये यूनिवर्सल है। तो यही क्या है, गलत है। नहीं, एक मिनट, यहाँ पे मेरे को ये क्यों गलत लग रहा है, यूनिवर्सल लिखा हुआ है ना, तो यूनिवर्सल भी तो सही है। अनएम्बिगुअस होता है, ठीक है जी। डिजनरेसी भी देखने को मिलती है, रीड इन कंटिन्यूअस फैशन ये भी सही है। तो यहाँ पे नॉट का कोई मतलब ही नहीं। ये क्वेश्चन बताना मुझे कमेंट सेक्शन में क्या है। बाकी देखो जेनेटिक कोड की अगर बात करते हैं तो इसको खोजा किसने था, जॉर्ज गैमो सर ने खोजा था, ठीक है। और इसमें देखो मतलब जो इसके फीचर्स हैं जेनेटिक कोड की, तो सबसे पहले फीचर तो यही आता है कि ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल इन द सेंस की फाउंड इन ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बींग्स की अगर बात की जाए तो जो ट्रिपल यू है वो सब में किसके लिए कोड कर रहा है, वो फिनाइल एनालिन के लिए ही कोड कर रहा है। अभी हम लोगों ने कल डिस्कस किया भी था कि फिनाइल एलानिन के लिए 2 ही कोड थे, ट्रिपल यू और यूयूसी, ठीक है। तो इस तरीके से तो अगर बैक्टीरिया में ये फिनाइल एलानिन बना रहा है तो ह्यूमन में भी ये चीज़ यही बना रहा है, इसीलिए ये क्या है, यूनिवर्सल होगा। तो पहला पॉइंट तो यहाँ से क्लियर हो जाता है। दूसरा क्या है कि फॉर अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड मोर देन 1 कोडोन कैन बी यूज्ड, एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन्स यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि क्या है, यहाँ पे डिजेनरेसी ऑफ कोडोन भी हमें देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट भी क्लियर होता है। जेनेटिक कोड्स आर नॉन ओवरलैपिंग, ये कैसे होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, मतलब कि सेम लेटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर 2 डिफरेंट कोडोन्स। उसके बाद में आता है नॉन एम्बिगियस, ये अनएम्बिगियस लिख सकते हो इसको, या नॉन एम्बिगियस भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि a particular codon will always code for same amino acid, that is non ambiguous। लेकिन GUG जो है वो वैसे तो क्या है, किसके लिए कोड करता है, वो मिथियोनिन के लिए ही वो कोड करता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब वो इंटरमीडिएट पोजीशन में देखा जा रहा था बीटा चेन ऑफ उसमें आरबीसी में, तो वो क्या गैग जो है वो किस में चेंज हो जा रहा था, गुग में चेंज हो जा रहा था। यानी कि वो किसके लिए कोड करने लग रहा था, वो फिर वैलिन को कोड कर रहा था, ठीक है। GAG था ना, GAG किस में चेंज हो रहा था, GUG में, तब फिर वो वैलिन को कोड कर रहा था। इस तरीके से मतलब था ये चीज़। और द कोडोन विच इनिशिएट द प्रोटीन सिंथेसिस, वो इनिशिएटर कोडॉन होते हैं, यानी कि AUG जो आ जाता है। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये सारी चीज़ें जो है वो इतने सारे फीचर जो हैं ये तो एज इट इज़ मतलब आप रट लो, ठीक है। और बाकी यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन 4 क्यों दिया मुझे नहीं मालूम, इसको देख के बताना आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। कह रहे विलमोट्स बबलर, विलमोट्स बबलर जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। तो आप सभी ने अगर मतलब इसका
अच्छे से अगर पीजी में बॉटनी वगैरह से रहे हो, प्रैक्टिकल्स किए हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, विल्मोट्स बबलर इज अ ग्लास apparatus मेड ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास के होते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ ए फ्लास्क होता है, एक ग्लास ट्यूब होती है और एंड अ वाटर रिजर्वायर होता है। और इसको यूज़ कर किस लिए करते हैं, टू मेजर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय काउंटिंग हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ बबल्स टू फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 कह रहा है क्वेश्चन, अ मॉस डिफर्स फ्रॉम अ फर्न। मॉस जो है वो फर्न से किस तरीके से डिफर करता है, तो हमें ये चीज़ बतानी है। तो यहाँ पे देखो क्या निकल के आ रहा है कि अ डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, मॉस में क्या होता है, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। एन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलते हैं, मोटाइल मेल गैमीट्स भी होते हैं, ठीक है। इसका आंसर 1 होगा, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होगा। बाकी एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, देखते हैं बाद में फिर समझा देंगे कभी और। 147 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर सेलेक्टेड स्पीशीज। आर सेलेक्टेड के सेलेक्टेड मतलब इकोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो कभी देखेंगे, इसको समझाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब जैसे मक्खी वगैरह हो गया ना, लोअर इंसेक्ट्स वगैरह, यहाँ पे मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज, हाँ बहुत सारे पैदा होते हैं, लेकिन वो उनको सबको मतलब क्या है, बचा नहीं पाते हैं, रिप्रोड्यूस क्विकली होते हैं, लो सर्वाइवल रेट होता है इनका। लेकिन यहाँ पे पेरेंटल केयर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो वो सबकी देखभाल जो है वो एक टाइम पे नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनका सर्वाइवल रेट जो है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और मक्खी वगैरह का देखो रिप्रोडक्शन पीरियड मतलब बहुत जल्दी से और मतलब इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा वो क्या है, सेकेंड ऑप्शन जो है यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 कह रहे हैं कि इन सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग और क्या बोल रहे थे, क्रेब साइकिल, ठीक है। क्रेब साइकिल में SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मैंने बताया भी था। SLP मतलब जो डायरेक्ट मिल रहा था, ठीक है। SLP टेक्स प्लेस कौन सी रिएक्शन में मिलता था, तो मैंने ऑलरेडी शायद पिछले ही पेपर में था ये चीज़, तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, मैं यहाँ पे फिर से नहीं बताऊँगी। तो क्या था, सक्सिनेल कोएंजाइम जब सक्सिनेट में चेंज हो रहा था तो वहाँ पे हमें एक GTP मिल रहा था, ठीक है। एक GTP मिल रहा था जो कि किसके इक्विवेलेंट था, एक ATP के था। और वो कैसा था, मतलब डायरेक्ट था, सबस्ट्रेट लेवल से डायरेक्टली मिल रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। 149 में कह रहा है कि फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो यहाँ पे आंसर क्या है, सक्रोज होगा। तो रीज़न तो पता चल गया होगा ना कि हाँ क्यों सक्रोज अलग है, क्योंकि देखो ये क्या है, एक तरीके का इट इज़ अ डाइसैकेराइड, मतलब मेड अप ऑफ 2 शुगर से मिल करके बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। बाकी राइबोज जो है वो मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, और फ्रक्टोज भी जो है वो क्या है, मोनोसैकेराइड्स हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है 150th क्वेश्चन, ठीक है। टाइम लग गया क्योंकि पेपर काफ़ी लेंदी था। द फिनोमिनन इन विच अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, एक सिंगल जीन जो है वो एक से ज़्यादा इफेक्ट को जब एक्सप्रेस कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग प्लियोट्रॉपी बोल रहे हैं। देख लो, मतलब सेम टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। ऑलरेडी हम लोग देख ही चुके थे कि प्लियोट्रॉपी हमें अभी ऑलरेडी कहाँ कहाँ पे देखने को मिला था, मतलब कि अभी बता ही चुके हैं यार लिख करके, बार बार क्या ही बताना हो रहा है। वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन कैरेक्टर या फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जो भी मैंने एग्जांपल्स बताए थे उनको वीडियो को बैक कर लो, जिन्होंने ध्यान से उस टाइम नहीं सुना था ना वो जाओ फिर से वीडियो को बैक करो और उसको ध्यान से नोट कर लो। 4 एग्जाम्पल्स बताए थे मैंने, क्रोमोजोम नंबर 1 वाला बताया था, सीड कोड कलर और वो बताया था मैंने, फिनाइल कीटोन्यूरिया बताया था, और एक हीमोग्लोबिन वाला HbS वाला बताया था। तो फाइनली इसी के साथ में अब हम इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। मतलब कि हरियाणा के लिए जितना भी मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर वाली जो सीरीज़ थी वो फाइनली हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। ये लास्ट पेपर था 2023 वाला जो रिसेंटली हुआ था, ये सारा कवर करते हैं। उसके बाद में देखते हैं राजस्थान वाला स्टार्ट करेंगे या फिर हम लोग जनरल रिवीजन स्टार्ट करते हैं, जैसा भी होगा आप सभी बताइएगा। और हाँ, वीडियो को पूरा देखो, जैसा भी है आप सबके वैल्यूएबल रिस्पांस की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, ठीक है। सब्सक्राइबर्स ज्वाइन हो रहे हैं उनका मतलब बहुत 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 सारा स्वागत है, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करो। सो डोंट फॉरगेट टू हिट
the like button and give your valuable response in the comment section. Thanks for watching everyone.